नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास के कुछ विषय कक्षा 12 इतिहास और उसमें चौथा लेसन विचारक, विश्वास और इमारतें। इस लेसन के अंतर्गत हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और इसी कड़ी के अंदर ये नेक्स्ट टॉपिक अपना आ रहा है स्तूप। देखिए, स्तूप बौद्ध आदर्श और व्यवहार, ठीक है, बौद्ध धर्म के आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा अन्य कई परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे थे। यानी हम जब बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो उनके आदर्श और व्यवहार है वो ब्राह्मण, जैन और अन्य धर्मों की परंपराओं के कारण उभरे थे। उनसे संवाद हुआ, उनसे तर्क वितर्क हुआ, उनके कारण ये आदर्श और व्यवहार सामने आए। और इनमें से कई आचार व्यवहार ऐसे थे जो ग्रंथों में नहीं लिखे गए, लेकिन ग्रंथों में तो नहीं लिखे गए, लेकिन फिर भी इनको हम उभरते हुए पवित्र स्थलों के बारे में जान सकते हैं, या यूँ कहें कि इन आदर्श और व्यवहार के बारे में हम उभरते हुए पवित्र स्थलों को देखकर भी समझ कर सकते हैं या समझ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, बहुत से प्राचीन समय के अंदर क्या है कि कुछ जगहों को लोग पवित्र माना करते थे। अब बात ये आती है कि किन जगहों को पवित्र माना जाता था, तो जिनके अंदर देखिए ऐसी जगह जहाँ खास प्रकार की वनस्पति हो या विशेष प्रकार की अनूठी चट्टानें हो, जहाँ विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य हो, ऐसी जगहों को क्या है समय समय पर पवित्र स्थल माना गया। और ऐसे कुछ स्थानों पर एक छोटी सी वेदी बनी रहती थी जिसे कभी कभी लोग चैत्य कह दिया करते थे, ठीक है, यानी वेदी को क्या कह देते थे, चैत्य। और जब बौद्ध धर्म के साहित्य पढ़े जाते हैं, ठीक है, तो उनमें कई चैत्यों की चर्चा की जाती है। देखिए, चैत्य वास्तव में क्या है। देखो, शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष बचते हैं, उन अवशेषों को टिल्लों में सुरक्षित रख दिया जाता था, ठीक है, यानी शवदाह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टिल्लों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे और अंतिम संस्कार से जुड़े टिल्ले ही चैत्य कहलाए, ठीक है। तो बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा की गई है और ये जो चैत्य हैं वो ऐसे स्थानों पर बने हुए हैं जो बौद्ध धर्म से या महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए थे। जैसे चैत्य है वो लुम्बिनी वन में बना है। तो लुम्बिनी क्या है, लुम्बिनी वो स्थान है जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है। इसी प्रकार बोध गया के अंदर चैत्य बना है। बोध गया वो स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सारनाथ में चैत्य बने हैं। सारनाथ वो स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। चैत्य कुशीनगर में बना हुआ है। कुशीनगर वो क्षेत्र है जहाँ महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र है और ये जो क्षेत्र है वो महात्मा बुद्ध से जुड़े थे। तो ऐसे स्थानों पर, पवित्र स्थानों पर क्या हुआ, चैत्यों का निर्माण किया गया, ठीक है। अब चैत्यों का निर्माण हुआ तो महात्मा बुद्ध के समय से लगभग 200 साल बाद की बात करें तो एक अशोक नाम के सम्राट हुए हैं, ठीक है, आप सब जानते हो सम्राट अशोक। तो ये महात्मा बुद्ध के लगभग 200 साल के बाद की बात है। तो उन अशोक ने क्या किया, लुम्बिनी वन की यात्रा की थी और इस लुम्बिनी वन की यात्रा के उपलक्ष्य में या याद में एक स्तंभ वहाँ बनवाया था, ठीक है। अब बात आती है स्तूप क्यों बनाए जाते थे, ठीक है। देखो, स्तूप क्यों बनाते थे, ऐसी कई जगह थी जिनको पवित्र मानते थे और महात्मा बुद्ध से ये जगह जुड़ी हुई थी। तो उनकी अस्थियां या उनके द्वारा जो काम में लिए जाने वाला सामान था उनको वहाँ गाड़ दिया गया और उन्हीं टिल्लों को स्तूप कहा गया। अब हम ये कहें कि ये स्तूप बनाने की जो परंपरा है वो नई थी, ऐसा संभवतः नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि महात्मा बुद्ध से भी पहले ये परंपराएं रही हो, लेकिन बौद्ध धर्म से जुड़ने के बाद उनमें प्रगति आती चली गई। चूँकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचा स्तूप है उसको ही बुद्ध और बौद्ध के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई। यानी महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ थी या उनके अवशेष थे या ऐसा सामग्री थी जो उनके द्वारा काम में ली जाती थी, तो उन सब को क्या होता था, एक प्रतीक के रूप में मानते थे और वो बौद्ध धर्म से जुड़ी होती थी। तो उन क्षेत्रों में ये प्रतिष्ठा को अपने आप ही प्राप्त हो गई, ठीक है, और जहाँ ये रखे गए वो जगह स्तूप मानी गई।
अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से पर हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। यानी एक अशोकावदान जो बौद्ध ग्रंथ है, उस बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो उससे हमें पता चलता है कि बुद्ध के अशोक ने, सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटे थे और उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया था। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। अब देखिए ये स्तूप बने थे, ठीक है। तो स्तूप क्यों बनाए जाते थे, इसके बारे में एक छोटी सी महापरिनिर्वाण सूत्र में एक कथानक लिया गया है, ठीक है। यानी महापरिनिर्वाण सूत्र जो कि सूत्र पिटक का हिस्सा है। ध्यान रखिए बौद्ध धर्म के 3 पिटक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। और सूत्र पिटक इसमें सबसे महत्वपूर्ण, से बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश कहा जाता है। तो उसी सूत्र पिटक का एक भाग है महापरिनिर्वाण सूत्र। उसमें एक बात आती है कि परिनिर्वाण से पहले, यानी महात्मा बुद्ध को निर्माण से पहले जब उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान हम तथागत के अवशेषों का क्या करेंगे। तथागत कौन है? तथागत है महात्मा बुद्ध, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का ही नाम तथागत है। तो उन्होंने, आनंद ने पूछा, भगवान हम तथागत के अवशेषों का क्या करेंगे, ठीक है। बुद्ध ने क्या कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो और अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन फिर भी आनंद ने बार बार आग्रह किया। तब उन्होंने क्या बताया, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर थूप, जो भी, ठीक है, थूप बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? थूप। अब थूप क्या है? थूप पाली भाषा के रूप में स्तूप का नाम है। तो थूप बनाना चाहिए। जो भी वहाँ थूप पर जाएगा, माला चढ़ाएगा, वहाँ पर सिर नवाएगा या हृदय में शांति लाएगा, उन सब के लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का फलदायी होगा, ठीक है। इस प्रकार ये कथानक महापरिनिर्वाण सूत्र में आता है। अब बात आती है स्तूप बनाए कैसे गए। देखिए स्तूप है वो दान दक्षिणों के द्वारा बनाए गए थे। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिया गया था, जैसे सातवाहन वंश के राजा है उन्होंने दान दिया। तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारिक श्रेणियों ने भी दिया था। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें तो सांची के स्तूप के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बना था, ठीक है। यानी सांची के स्तूप का एक तोरण द्वार का हिस्सा था, वो उन शिल्पकारों के दान से बना था जो हाथी दांत का काम करते थे। इसी प्रकार सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों के दान से भी ये स्तूप बने थे, क्योंकि कुछ अभिलेखों में उनका नाम आता है। और कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम भी बताते हैं और कभी कभी अपने पैसा और रिश्तेदारों का नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया था। इस प्रकार कुल मिला के अलग अलग कैटेगरी के लोगों के दान से ये स्तूपों की रचना हुई थी या निर्माण हुआ था। अब बात आती है स्तूप की संरचना किस प्रकार की है। देखो स्तूप है वह संस्कृत भाषा में होता है टिल्ला, ठीक है। तो स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टिल्ले से हुआ था। एक मिट्टी का टिल्ला जो गोलार्ध लिए हुए, उससे स्तूप का जन्म हुआ है, ठीक है। और इस अर्धगोले को अंड कहा गया। क्या कहा गया? अंड कहा गया। और इस धीरे धीरे अंड की संरचना जटिल हो गई और इसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बना दिया गया। अब अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। क्या होती थी? हर्मिका, जो एक छज्जे जैसा आवरण था, ठीक है। और उसे देवताओं का घर माना गया था। क्या माना गया था? देवताओं का घर माना गया था, ठीक है। अब हर्मिका के ऊपर एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे। देखो ये तो है अंड जो अंडाकार की स्थिति है, और ये देखो एक छज्जे जैसी आकृति अपने को दी गई है, ठीक है। ये जो छज्जे जैसी आकृति है इसको हम कह रहे हैं हर्मिका, ठीक है, जो देवताओं को घर के रूप में दिखाया जाता था। और हर्मिका के ऊपर ये देखो ये छतरी जैसी दिखाई दे रही संरचना है, वो क्या है? वो है यष्टि, मस्तूल, ठीक है। और इस मस्तूल पर एक छतरी लगी होती थी।
टिल्ले के चारों ओर एक वेदिका, वेदिका ये जो बाउंड्री बनी है, रेलिंग, ठीक है, सॉरी, यानी इस स्तूप के चारों ओर क्या था, एक वेदिका, रेलिंग होती थी जो इस पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग कर दिया करती थी, ठीक है। अब देखो सांची और भारहुत के प्रारंभिक स्तूप के बिना अलंकरण के, यानी सांची और भारहुत के स्तूपों की बात करें तो ये शुरुआत के हैं। तो सांची और भारहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण, यानी इसका कोई साज श्रृंगार नहीं है, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। पत्थर की वेदिकाएं लगाई गई है बाहर और उनमें तोरण द्वार भी बनाए गए हैं। ये तो उनमें बनाए गए, किसमें, सांची और भारहुत के स्तूप में बनाए गए। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करते थे। देखिए इसी तरह के अंदर अपन देख रहे हैं कि चार तरफ दरवाजे दे रखे हैं, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है कि जो उपासक है, ठीक है, वो उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टिल्ले को दाईं तरफ रखते हुए, यानी टिल्ला अपनी दाईं तरफ रखते थे, ये टिल्ला इधर हो गया और वो इधर से चक्कर लगाते थे, ठीक है, दाईं ओर रखते हुए, ठीक है, दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुसरण कर रहे हैं। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी, जो पहले नहीं होती थी, लेकिन अब स्तूप के टीले पर भी अलंकरण किया जाने लगा। अमरावती और पेशावर, देखिए पेशावर पाकिस्तान में है, ठीक है, पेशावर, अमरावती और पेशावर पाकिस्तान में शाह जी की डेयरी में स्तूपों में ताक यानी आले और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है, यानी वहाँ से हमें कई उदाहरण मिले हैं जहाँ उत्कीर्ण हिस्सा दिखाया गया है। तो अब देखिए नेक्स्ट अपन करते हैं स्तूपों की खोज। देखिए स्तूपों की खोज किस प्रकार हुई। अमरावती और सांची की नियति, देखो हमें इतिहास इनसे पता चलता है, स्तूपों से, साथ ही इनकी खोज का इतिहास भी हमें कुछ पता चलता है। अब देखिए कैसे पता चलता है। देखो ज्ञात हुआ है कि 1796 की बात है, एक स्थानीय राजा जो मंदिर बनवाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष उनको मिल गए। यानी कि स्थानीय राजा जो मंदिर बनवाना चाह रहे थे, उनको अचानक से अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले और उन्होंने क्या किया, उस अमरावती के स्तूपों के पत्थरों का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। यानी अमरावती का स्तूप मिला तो उन्होंने निश्चय किया कि स्तूप के पत्थर इस्तेमाल करेंगे। उन्हें ऐसा लगा कि छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हुआ होगा और इसी क्रम में उन्होंने पत्थरों को वहाँ से हटवाया। लेकिन कुछ साल बाद कोलिन्स मैकेंजी, कौन है, कुछ साल बाद कोलिन मैकेंजी, ध्यान रखें, कोलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी उस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने वहाँ कई मूर्तियाँ पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी सपने नहीं पाई, या यूँ कहे कोलिन मैकेंजी की रिपोर्ट कभी सामने नहीं आ पाई। अब आते हैं 1854 में। देखो 1854 में गंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर थे एलियट। तो आंध्र प्रदेश के कमिश्नर एलियट ने 1854 में अमरावती की यात्रा की और उन्होंने वहाँ कई मूर्तियाँ हैं और पत्थर है वो जमा किए और वो उन मूर्तियों और पत्थरों को कहाँ ले गए, वो मद्रास ले गए। अब जो पत्थर और मूर्तियाँ वो मद्रास ले गए थे, उनको वहाँ एलियट संगमरमर के नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि एलियट ही उनको वहाँ लेकर गए थे। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। यानी अमरावती के स्तूपों को उन्होंने सबसे शानदार और विशाल बताया। 1850 के दशक में देखें तो अमरावती के जो उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे, ठीक है। यानी अमरावती के जो उत्कीर्ण किए गए पत्थर थे वो 1850 से अलग अलग ले जाए जा रहे थे,
ठीक है। कुछ पत्थर कहाँ ले जाए गए? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में ले जाए गए। देखो ध्यान रखो, विलियम जोन्स नामक एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने 1784 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक एक संस्था की स्थापना की थी, और इसी संस्था की स्थापना के बाद भारत में प्राचीन साहित्य के शोध का मार्ग प्रशस्त हुआ था। ठीक है, तो भारतीयों के अंदर भी अपने प्राचीन वैभव के बारे में जानकारी प्राप्त करने की लालसा इन्हीं के कारण जग पाई थी। ठीक है, तो ये उत्कीर्ण पत्थर है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल तक पहुँचे। ठीक है, इसके अलावा कुछ पत्थर मद्रास में इंडिया ऑफिस में पहुंचे, तो कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। इस प्रकार अमरावती के पत्थर कई जगह पहुंचते चले गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाई जाती थी। ये कोई असामान्य बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि इस इलाके का हर नया अधिकारी ये कहकर मूर्तियां उठाकर ले जाता था कि उसके पहले वाले अधिकारियों ने भी यहाँ से मूर्तियां ली है या लेके गए हैं। इस प्रकार देखा देखी मूर्तियाँ ऐसे उठती चली गई। अचानक एक पुरातत्ववेत्ता सामने आते हैं जिनका नाम है H.H. कोल। ये H.H. कोल जो पुरातत्ववेत्ता थे वो मुट्ठी भर लोगों में ऐसे थे जो सोचने में अलग थे, यानी उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। यानी इस देश में जो प्राचीन कलाकृतियाँ लूटी जा रही है उन्हें वो मुझे आत्मघाती लग रही हैं और असमर्थनीय नीतियाँ, का समर्थन नहीं किया जा सकता, ऐसी नीतियाँ हैं। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों को प्लास्टर की प्रतिकृति रखी जानी चाहिए, यानी जो लोग मूल स्थान से उठाकर मूर्तियां ले जा रहे हैं, प्रतियां ले जा रहे हैं, वो नहीं ले जानी चाहिए, बल्कि जो जहां चीज़ मिली है उसका संरक्षण वही होना चाहिए। जबकि संग्रहालयों में तो प्लास्टर की मूर्तियां बनाकर उनकी प्रतिक्रिया या प्रतिकृति रखी जा सकती है, लेकिन इसकी तरफ लोगों ने विशेष ध्यान नहीं दिया और अमरावती है वो दुर्भाग्य से खंड भंड होता रहा। ठीक है, लेकिन सांची के लिए इस बात को मान लिया गया कि इनकी कलाकृतियाँ हैं या इनके अवशेष है, उनको उन्हीं के स्थान पर रहने दिया जाए। तो सांची क्यों बच पाया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? ठीक है, तो इसका कारण भी यही माना गया कि अमरावती की खोज पहले हो गई और जब तक विद्वान समझ पाते कि इनको संरक्षित कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, तब तक कई अवशेष काल के ग्रास में समा चुके थे। ठीक है, लेकिन बाद में इनकी खोज पर ये बात याद आ गई कि पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार इनको वहीं संरक्षित कर देना चाहिए जहां ये प्राप्त हो रहे हैं। 1818 में जब सांची की खोज हुई, ठीक है, कब हुई? 1818 में जब सांची की खोज हुई, उसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे। कितने तोरण द्वार खड़े थे? 3, और चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टिल्ला भी अच्छी हालत में था। तब भी ये सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिशाल अंदर में भेज दिया जाए, लेकिन अंत कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अमरावती का माचेते सिर्फ एक छोटा सा टिल्ला बनकर रह गया जिसका सारा गौरव नष्ट हो सकता है या हो गया। तो इस प्रकार एक सांची के स्तूप को शायद कुछ पुरातत्ववेत्ताओं के वक्तव्यों के कारण बचाने में कामयाबी मिली और ये सांची के स्तूप का एक तोरण द्वार यहाँ अपने को दिखाया गया है। ठीक है, सांची के महास्तूप की योजना हमने देखी ही और ये एक किस प्रकार से इसका विहंगम दृश्य दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, शेष अगले पार्ट में। धन्यवाद।